नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं विजनरी माइंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंसेप्ट की जो बताता है कि कोई पॉपुलेशन इवॉल्व हो रही है या नहीं, और इसका नाम है हार्डी-वेनवर्ग इक्विलिब्रियम। ये जेनेटिक्स का एक बेसिक लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है, और अगर आप लाइफ साइंस या CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसे समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस फैसिनेटिंग कंसेप्ट को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, हार्डी-वेनवर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है? हार्डी-वेनवर्ग इक्विलिब्रियम कहता है, अगर किसी पॉपुलेशन में कोई भी एवोल्यूशनरी फोर्स काम नहीं कर रही है, कर रही है तो उस पॉपुलेशन की अलील और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज जो है वो कांस्टेंट रहेगी जनरेशन टू जनरेशन। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि उसके जेनेटिक मेकअप पे कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा अगर उस पर कोई भी एवोल्यूशनरी फोर्स काम नहीं कर रही है। लेकिन ये प्रिंसिपल तभी काम करेगा जब हमारी कुछ कंडीशंस जो वो मीट हो रही हैं। और वो कंडीशंस क्या हैं? तो सबसे पहली कंडीशंस है हमारी लार्ज पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन का साइज बड़ा होना चाहिए ताकि उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को ना मिले। ओके। सेकंड पॉइंट है हमारे पास रैंडम मेटिंग। एक इंडिविजुअल को उसकी प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए पार्टनर चूज करने की। अगर उसके पास प्रेफरेंस होगी तो एक पर्टिकुलर जीनोटाइप की ही सिलेक्शन होगी, और हिट्रोजाइगोसिटी है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। हिट्रोजाइगोसिटी जो है वो इग्नोर हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है हमारे पास देयर शुड बी नो म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन होती है तो एक नई लील जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकती है पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है देयर शुड बी नो सच नेचुरल सिलेक्शन। क्योंकि हर इंडिविजुअल्स को जो है वो सरवाइव होना बहुत ज़रूरी है, और सबको रिप्रोड्यूस होने का इक्वल चांस मिलना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। ठीक है, अब हम इसको एक और पॉइंट है मैं वो लिखना भूल गया था, जिसका नाम है देयर शुड बी नो माइग्रेशन। अगर माइग्रेशन होगा तो उसकी वजह से जीन फ्लो हो सकता है और इक्विलिब्रियम में जो है वो डिसरप्शन हो सकती है। देयर शुड बी नो जीन फ्लो। चलिए, अब हम इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह भी लिख सकते हैं, जो आपके सामने ये रही, दैट इज p² प्लस 2pq प्लस q² इक्वल्स टू 1। और ये हमारा बताता है जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को। अब ये p² प्लस 2pq प्लस q² क्या है? देखिए, p² हमारा बताता है होमोजाइगस डोमिनेंट को। होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब ये पॉपुलेशन में ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका जीनोटाइप ऐसा है, उसको हम डिनोट करते हैं एज अ p²। अगर हमारे पास हेट्रोजाइगस हो, जैसे हेट्रोजाइगस एलील हो किसी इंडिविजुअल्स की, दैट इज कैपिटल A एंड स्मॉल a, तो हम उसको लिखते हैं 2pq की तरह। ओके। अगर हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव हो, मान लो दोनों स्मॉल a हो, तो हम उसको लिखेंगे q²। याद रखना, ये हमेशा जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। अगर हमसे अलीलिक फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं p प्लस क्यू इक्वल टू 1, जिसमें p जो होती है वो हमारी डोमिनेंट एलील होती है और जो q होती है वो हमारी रिसेसिव एलील होती है। जैसे कि ये देखिए, हमारे पास कोई पॉपुलेशन है, इसमें हमारे पास टोटल 10 इंडिविजुअल्स हैं। मान लो 10 इंडिविजुअल्स हैं। जो हमारे पास ब्लैक है वो हमारा डिनोट कर रहे हैं ये होमोजाइगस डोमिनेंट को, ठीक है। और जो हमारे पास रेड है वो डिनोट कर रहे हैं हमारे पास q² को, यानी होमोजाइगस रिसेसिव को। और जो हमारे पास ये दोनों हैं, ये हमारे डिनोट कर रहे हैं हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स को। अगर हमारे पास टोटल 10 इंडिविजुअल्स है और उसमें 6 इंडिविजुअल्स जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो हमारी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इस पर्टिकुलर जीनोटाइप की, वो हो जाएगी 0.6। अब ये 0.6 कैसे आया सर? देखिए, जब भी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है किसी पर्टिकुलर जीनोटाइप की, तो हमें कुछ नहीं करना होता है। जितने हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पर्टिकुलर जीनोटाइप, ऑफ पर्टिकुलर जीनोटाइप, उसको डिवाइड करना होता है टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिए तो हमारी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जो है वो उस पर्टिकुलर जीनोटाइप की निकल जाती है।
अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमको एलीलिक फ्रीक्वेंसी दी है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी दैट इज 0.6 एंड 0.4। हमसे पूछ लिया गया कि इसकी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी बताओ। तो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना है, पी का हमको स्क्वायर कर देना है। पी का स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास आएगा 0.36, और क्यू का स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास आएगा 0.16। ओके, 0.16 आ गया। अब ये तो हमारे पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आ गया, लेकिन हमको 2pq तो निकालना है। तो 2pq क्या आएगा हमारे पास? 2pq आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, वो हो जाएगा हमारे पास 0.24 इंटू 2 दैट इज 0.48। ये आ गई हमारे पास जीनोटाइपिक फ्रिक्वेंसी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 1 होगा। आप ऐड करके भी देख सकते हो। ओके, तो अब चलिए, ये तो हो गए हमारे कंसेप्ट की बात। अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपको CSIR नेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? अ साइंटिस्ट इज एनालाइजिंग अ पॉपुलेशन यूजिंग हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। शी नोट्स द पॉपुलेशन साइज इज वेरी लार्ज, इंडिविजुअल्स मेट रैंडमली, इंडिविजुअल्स आर अंडर नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन रेट आर हाई। पूछा गया है इसमें कि विच ऑफ द अबव कंडीशंस आर इनकम्पैटिबल विद हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। ओके, ये ध्यान रखना, हमको पूछा है इनकम्पैटिबल, कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कंडीशन है जो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को जो डिस्टर्ब करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है पॉपुलेशन साइज इज़ वेरी लार्ज, ये नहीं करेगी डिस्टर्ब, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इंडिविजुअल मेट्स रैंडमली, बिल्कुल रैंडमली मेट होनी चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इंडिविजुअल्स आर अंडर नेचुरल सिलेक्शन, इंडिविजुअल्स आर अंडर नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। हमने अभी पढ़ा था कंडीशंस, देखिए, देयर शुड बी नो नेचुरल सिलेक्शन। अगर नेचुरल सिलेक्शन होगी तो हमारा इक्विलिब्रियम जो वो डिसरप्ट हो जाएगा। तो एक हमारा ये हो गया पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहता है? न्यू अलील्स आर एडेड थ्रू माइग्रेशन। देखिए, अगर माइग्रेशन होगी तब भी हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम डिसरप्ट होगा, तो ये भी हो गया। और म्यूटेशन रेट्स आर हाई, अगर म्यूटेशन होगी तो एलील इंट्रोड्यूस होगी, और इंट्रोड्यूस होगी तो उसकी वजह से हमारा जेनेटिक मेकअप में जो डिफरेंस देखने को मिलेगा, और इक्विलिब्रियम जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा। देखिए, आपके कंसेप्ट के ऊपर था ये बेस, पूरा का पूरा क्वेश्चन। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास टोटल 1000 प्लांट्स हैं, और ये हमारे पास जीनोटाइप काउंट किया हो। अच्छा, यहाँ पर लिखा हो हमारे पास जीनोटाइप काउंट। अगर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी लिखी होती तो वो लिखी होती पॉइंट में, लेकिन यहाँ पर लिखा है जीनोटाइप काउंट। जब भी काउंट लिखा हो ना, जीनोटाइप काउंट, तो वो समझ जाना इंडिविजुअल्स की बात की हुई है, ना कि जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज की। ओके, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? इंडिविजुअल्स की। ये हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील आर। हमसे पूछा है क्यू क्या होगा। क्यू निकालने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए क्यू स्क्वायर क्या है, और क्वेश्चन में हमारे पास दिया है क्यू स्क्वायर इक्वल टू 40। अब ये 40 जो है वो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हमारे पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है। और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि टोटल पॉपुलेशन से हमको डिवाइड कर देना होता है। तो हम 40 को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 1000 से, तो क्यू की जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 0.04। ओके, अब और अगर ऐसे ही इसकी पूछी होती हेट्रोजाइगस की या होमोजाइगस डोमिनेंट की, तो वो भी ऐसे ही निकलनी थी। बहुत ही सिंपल है। मान लो जैसे हमसे पूछा था पी स्क्वायर क्या है, तो पी स्क्वायर होता हमारे पास 640 डिवाइड बाय 1000, तो ये हो जाता हमारे पास 0.64। वैसे हमारे पास 2p क्यों निकल जाता, दैट इज़ कैपिटल आर स्मॉल आर, वो हो जाता 320/1000, दैट इज़ 0.32। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। पॉपुलेशन सोर्स जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज, ये हमारे पास जीनोटाइप, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ने दिए हैं, फ्रीक्वेंसी दी है। हाँ, हम इसके थ्रू जो है वो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज के थ्रू,
और नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे को जैसे मान लिया होता है ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी दिया, हमको बोला होता कि परसेंटेज क्या है, तो हम इसको कुछ नहीं करना होता था, सिंपली आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो जाता है हमारे पास 64%, ये हो जाता 32%, और ये हो जाता हमारे पास 4%। ओके, अब ये हमारे पास ये जीनोटाइप फ्रिक्वेंसीज। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि टेस्ट वेदर दिस पॉपुलेशन इज इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ओके, हमको बताना है कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, बस इसको ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू को मैच करना होता है। अब हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ है। ऑब्जर्व वैल्यू निकालेंगे हम, इसका पहले एलिलिक फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। एलिलिक फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ये हमारे पास जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी दैट इज़ पी स्क्वायर, ये हमारे पास 2pq एंड दैट इज़ q स्क्वायर। p आ जाएगा हमारे पास इसका अंडर रूट दैट इज़ 0.7 और q आ जाएगा हमारे पास 0.3। ओके, ये आ गई हमारे पास एलिलिक फ्रिक्वेंसी। अब हमको निकालने हैं ये चीज़, हमको इसमें जीनोटाइप के थ्रू पुट करनी है, दैट इज़ अब हमको निकालना है पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 0.49, क्यू स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 0.09 और 2pq हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 विच इज़ इक्वल्स टू 0.42। तो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ और जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हो वो दोनों सेम कर लिए। इसका मतलब हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो पॉपुलेशन शो कर रही है। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में पूछा है इफ अ पॉपुलेशन इज इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम बट सडनली एक्सपीरियंसेस नॉन रैंडम मीटिंग। अब उसमें एकदम से नॉन रैंडम मीटिंग होने लगी, मतलब असोर्टेटिव मीटिंग हो गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी पर जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए ऊपर कंडीशन जब हमने पढ़ी थी तब मैंने कहा था अगर प्रेफरेंस मिल रही है पार्टनर की तो सबसे ज़्यादा फ़र्क हमारा पड़ता है हेट्रोजाइगोसिटी पर। किस पर फ़र्क पड़ता है, हेट्रोजाइगोसिटी जो है उस पर सबसे ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर P और Q, कैपिटल P और स्मॉल मतलब कैपिटल अलील और स्मॉल अलील को जो वो प्रेफरेंस मिलेगी और सेम लाइंस देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से हमारा हेट्रोजाइगोसिटी जो वो हमारा फ़र्क देखने को मिलेगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जेनेटिक डिजीज इज 1 in 10,000 इंडिविजुअल्स। अब देखो इसने कहा है फ्रिक्वेंसी ऑफ रिसेसिव जेनेटिक डिजीज़, ये कह रहा है कि हर एक इंडिविजुअल 10,000 इंडिविजुअल्स में जो है वो डिजीज़ हो रहा है और उसके जेनेटिक मेकअप क्या है कि वो रिसेसिव जेनेटिक डिजीज़ है, मतलब उसकी जेनेटिक मेकअप ये होगा स्मॉल ए, इसका मतलब ये हमारी आ गई क्यू स्क्वायर दैट इज़ 0.0001 क्यू स्क्वायर की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यूजिंग हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड कैरियर फ्रीक्वेंसी। कैरियर फ्रीक्वेंसी पूछी है हमसे। कैरियर फ्रीक्वेंसी का मतलब अगर ये रिसेसिव है तब डिजीज़ होगी, लेकिन अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में दैट इज़ ये, तो ये हमारा काम करेगा एज अ कैरियर। ठीक है, कैरियर की तरह काम करेगा। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 2pq। ओके, 2pq निकालने के लिए हमको p का पता भी होना चाहिए। q तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब सबसे पहले हम q निकालते हैं। ये q आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 0.0001 विच इज़ इक्वल्स टू 0.01। ठीक है, आप इसको इसी से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास ये आंसर आता है। ठीक है, तो हमारे पास q की वैल्यू आ गई। वैसे हमारा p निकल जाएगा 1 माइनस 0.01 जो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा हमारे पास 0.99। ओके, हमारे पास p भी आ गया, q भी आ गया। हमको निकालना है 2pq। तो 2pq हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0.01 इंटू 0.99, तो ये हो जाएगा 0.99 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 1.98 इंटू 0.01 which is equals to 0.0198।
ये आ गई हमारे पास जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। अब इसने क्या बोला है कि कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड कैरियर फ्रीक्वेंसी इन दिस पॉपुलेशन। कैरियर फ्रीक्वेंसी पूछिए ना, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आंसर। अगर हमसे पूछा होता कि कितने इंडिविजुअल्स होते हैं उस पॉपुलेशन में, या कितनी परसेंटेज होती, तो परसेंटेज होती तो हम इसको सीधा करना था, इसको मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाता हमारे पास 1.98। ओके, 1.98 को हम ऐसे 2 भी लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2, दैट इज 2%। अगर नंबर ऑफ, ये आ गई हमारे पास परसेंटेज। ओके, अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पूछा होता तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना था, हमने इसको 0.0198 को मल्टीप्लाई करना था 10,000 से, नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाता अप्रॉक्सीमेटली 200। हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया एज 200। ओके, हमारा आंसर आ जाता 200। दैट इज एवरी इन 10,000 इंडिविजुअल्स में हमारे 200 इंडिविजुअल्स जो हैं वो कैरियर की तरह काम करेंगे। अब हम इसको एक स्टेप और करके भी बढ़ा सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/50, दैट इज एवरी वन इन 50 इंडिविजुअल्स इज अ कैरियर ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को करने। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट पे बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा समझा। थैंक यू सो मच।